साथियों, आशुतोष जी के साथ में जो पार्ट 1 में जो चर्चा हुई है, इसका मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे रख देता हूँ। आज हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं पार्ट 2 में। तो उसको मैं अभी रखना चाहूँगा कि जैसे कल हमने इनका इंट्रोडक्शन लिया, इसके बाद में ULM का फुल फॉर्म क्या है और वो संस्था किस प्रकार से काम करती है, संपूर्ण समाधान व्यवस्था और फिलोसॉफी, इन दोनों को लेके हम किस तरह से चल रहे हैं, संस्था के अंदर कौन कौन जुड़ सकता है, इस सब चीज़ों की बात हुई। इसके बाद में हमने जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था के जो 6 मॉडल थे इसको रखा। मूल में ये बात स्पष्टता करने की कोशिश की कि किस तरह से सिस्टम जो है वो मूल में है और वो कैसे हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को इफ़ेक्ट करती है। हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं, फैमिली के जो संबंध होते हैं, हम मूल से जिस प्रकार से रोज़गार चाहते हैं, इन सब चीज़ों के अंदर सिस्टम कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये सब बातें हुई। इसके बाद में हमने फ़िलोसॉफ़िकल भी थोड़ी सी बात की कि भाई किस तरह से अब तक जो रचनाएं बनी है, इसमें जो लोग अपने आप को ज्ञानी के रूप में सिद्ध घोषित कर रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी और ये ज्ञान के बावजूद भी 90% लोग आज दुखी है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में कोई मिस्टेक है। इसके बाद में हमने जब आशुतोष जी ने पूछा कि तो फिर आपके ULM में कौन सी चीज़ नई है और आप इस सिस्टम को कैसे बदलोगे मूल से, तो हमने बात करी कि भाई हम इकोनॉमिक्स जो मॉडल है वो मूल में है और वो मूल में उस मॉडल की गड़बड़ी के कारण ये हुआ। उस मॉडल की जो गड़बड़ी है उसमें जो आपूर्ति और मांग की जो सिस्टम है, जिसके कारण 10% लोगों में ही ये पावर और पैसा निहित रहता है, बाकी के 90% कितनी भी कोशिश कर ले वो उस जगह में घुस नहीं पाता है, या कहो उनके लिए आज के इकोनॉमिक्स मॉडल में कोई स्पेस नहीं है। तो फिर इनका सवाल था कि ये स्पेस आप कैसे रिलीज़ करोगे, मतलब कैसे आप सब लोगों को सुखी करोगे। तो पैसा जो है उसको मांग से हटा के और व्यक्ति सीधी सिस्टम से मांग कर सके, ये सॉल्यूशन के बेस पे कुछ बात हुई। और इसके बाद में फिर इन्होंने कुछ सवाल भी किए और इनका भी ये बात कल शाम को एंड में हमारी हुई, पार्ट 1 के एंड में ये बात हुई कि इन्होंने कहा कि अभी आप संपूर्ण समाधान व्यवस्था का जो पूरा मॉडल है इसको एक बार आप रख लो, इसके बाद में मैं फिर नए मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करूँगा, कुछ ऐसे करके ये बात अब तक पहुँची है। तो सो नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग वन अनदर वीडियो पार्ट 2। और अभी मैं लाइक इस नई व्यवस्था के अंदर जो नगरीय मॉडल होगा उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में कि नगर इस प्रकार का रहेगा, जिससे आप ये ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स इन दोनों को मिला के और पूरी व्यवस्था में जो सबको सुखी करना है, ये प्रोसेस कैसे करेगा, ये आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि आज नगर जिस प्रकार से बने हैं उस नगर में क्या फ़र्क रहेगा कि जिससे वहाँ पे सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है और इसमें इच्छा पूरी नहीं हो रही है। ये डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा एक सवाल था बेसिकली, अगर हम जब बातचीत कर रहे होंगे इस नगरीय व्यवस्था पे या फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे अगर हम बात करोगे, तो हम जिन संस्थानों को जानते हैं हम उनके नाम ले सकते हैं आपके वीडियो में खुलेआम? हाँ, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। जबकि हम लोग तो सिर्फ अपने ULM ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही इस मॉडल को रख रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसे संस्थान का नहीं आएगा, इसमें किसी संस्थान का नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं किसी एग्जाम्पल को देखता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन देखी है, स्टडी किया हुआ है, देखा हुआ है और जानने की भी कोशिश करी है, कुछ लोगों ने खुद ही अप्रोच किया है, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें है ना, तो वो वहाँ से निकल के आती है। बिल्कुल। तो आप उसमें उन संस्था के पर्टिकुलर नाम को लेकर उसकी कार्यप्रणाली के अंदर क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बात रखोगे तो हम यहाँ से उसको नहीं, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि उसमें और आप में अंतर कहाँ आएगा। जी, तो आप उसको रखोगे तो हम डिफरेंस बता पाएंगे। ठीक है, ओके। सो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये जो रचना है इसमें एक नगर की रचना को अभी मैं क्यों पेश कर रहा हूँ। जिस तरह से हमने कल बात करी थी कि 4 प्रकार के अलग अलग व्यक्तित्व है, इसमें एक रेशियो है, एक रेशियो में ऑलमोस्ट आपको बता देता हूँ कि जैसे 60 to 70-80% जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट परिवार केंद्रित और शरीर केंद्रित रहते हैं। हाँ, इसका एक रीज़न है कि जिस तरह से मानो कि प्रकृति के अंदर एक बैलेंस है, ये फॉर्मूला जो है ये इक्वेशन से पूरा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई जंप नहीं है तो वैसे कोई बॉक्स के बाहर भी कोई प्रोसेसिंग नहीं है, ये विद इन द बॉक्स एक ऐसा बोल सकते हैं कि बैलेंस करके ये चलता है।
जैसे हम प्रकृति का एक अभ्यास करेंगे कि जब समर का टाइम होता है तो हमें कैसे फ्रूट मिलते हैं ज़्यादातर जो हमारे बॉडी को ठंडा करे। वाटरमेलन है, खरबूजा है वगैरह सब। और उस तरह से अगर हम इसको सर्दियों की तरफ ले जाए तो सर्दियों में हमें क्या मिलता है? आदू है, लहसुन है, प्याज है ना। ऐसी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो गर्म पैदा होती हैं, जिनकी तासीर गर्म हो। हाँ, जिनकी तासीर गर्म है और उसको खाने से हमारा बॉडी बैलेंस में रहे, हल्दी वगैरह सब। तो इस तरह से ही एक मोटा मोटा ह्यूमन कल्चर को मिला के और ये प्रकृति की जो बायोलॉजिकल रिदम है इन दोनों को मिला के ये कुछ जो ये 4 प्रकार के जो व्यक्तित्व है इसका एक प्रोपोर्शन रेशियो है। वो रेशियो कैसे है इसको समझ ले हम। जैसे मान लो कि एक इंजीनियर है, वो अपने मनोप्रदेश में एक डिज़ाइन सोचता है कि जैसे हमें एक मकान की डिज़ाइन बनानी है। तो मकान की डिज़ाइन बनाने के लिए वो अपने 1-2 घंटे 4 घंटे में या मैक्सिमम 1 आध दिन में वो डिज़ाइन कंप्लीट कर लेगा और उसको ऑन पेपर भी उसको स्केच करके बना देगा कि भाई ऐसे मकान बनेगा। लेकिन वही मकान को इस भौतिक जगत में, इस धरातल पे अगर कंस्ट्रक्शन करना हो तो 10 मजदूरों को 100 दिन लग जाएंगे। ओके। तब वो मकान इस फिजिकल बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे जो प्रोसेसिंग होती है इससे ये प्रोसेसिंग 100 गुना ज़्यादा टाइम लेती है, 200-500 गुना ज़्यादा टाइम लेती है। और उससे ज़्यादा एनर्जी, जैसे मानो कि वो एक इंजीनियर ने जो चीज़ पैदा की इसको यहाँ पे धरातल में पैदा करने के लिए 10 मजदूरों को 100 दिन, मतलब 1000 मजदूर को 1 दिन, इस तरह का प्रोपोर्शन बना। ऐसे ही हम दूसरी एक नीड की बात करें, ये हम व्यवहारिकता में जैसे प्रोसेस करता है इसकी एक अंदाज है। और एक अब नीड की बात करें कि जैसे एक किसान को एक डॉक्टर की ज़रूरत पूरे साल में कितनी बार होती है? मैक्सिमम 1-2 टाइम या 3-4 टाइम, 3 to 4 मे बी डिपेंड कि वो कैसी हालत में है। हाँ, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो कभी पूरे साल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन उसके सामने एक डॉक्टर को एक किसान की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है? किसान के प्रोडक्ट की हर दिन में 3 बार, मतलब साल में 1000 बार, 365 × 3 है ना। तो ये एक रेशियो है कि और किसान जो प्रोडक्ट पैदा करता है वो खुद भी कंज्यूम करता है। तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा पैदा करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रकृति में इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो किसानी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है ना। और ये मैं मतलब ये संपूर्ण जीवन दर्शन वाले पुस्तक में इस तरह का नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन ये मैं जो स्टडी किया है सिस्टम का इसके बेस पे रख रहा हूँ। तो ये मैं अंदाज रख रहा हूँ, इसमें कहीं कोई इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है प्रोपोर्शन में। लेकिन ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रोसेसिंग करने वाले होंगे इससे कई ज़्यादा प्रोपोर्शन में शरीर केंद्रित लोग रहेंगे। और जितने इंजीनियर मकान बना सकते हैं इससे भी कम तादाद में ये मकान कहाँ बनाने चाहिए, किस गांव में बनाने चाहिए, इस प्रकार की जो भावनात्मक रूप में जो सामाजिक कक्षा के लोग होंगे वो उससे भी कम रहेंगे। और जिसने पहली बार मकान की डिज़ाइन बनाई होगी, जैसे किसी ने पहली बार रेल को खोजा होगा, है ना, ऐसे चेतनात्मक टाइप के खोजी तो कोई रहते होंगे। क्योंकि एक बार जिसने मकान को बनाने का खोज लिया और वो फार्मूला सिस्टम में चला गया, फिर जो बौद्धिक लोग हैं वो उस फार्मूला में अपडेट करते करते इधर उधर, फिर तो ये कमरा इधर नहीं रखना या इधर रखना, टॉयलेट किचन इधर रखना, इधर नहीं रखना, ये मॉडिफाइड करके वो चलते रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ एक प्रपोर्शन है 4 प्रकार की पर्सनालिटी में कि शरीर केंद्रित व्यक्ति 70-80% रहेंगे, मनो केंद्रित व्यक्ति मतलब विविध प्रकार के इंजीनियर वो रहेंगे 8 से 10-15%। फिर सोसाइटी के लेवल के लोग, सोशल लोग जो भावनात्मक कक्षा के हैं, वो किसी एक गांव को ऊपर सत्ता करते हो या फिर किसी एक प्रदेश के अंदर सोशल एक्टिविटीज़ करते हो, इस प्रकार के लोग उससे भी कम मतलब 4-5% रहेंगे। मतलब 100 में से आपको छोटे बड़े विस्तार में अपने इमोशन से या अपने समझ से सोशल वर्क करने वाले आपको 3-4 लोग 100 में से मिलेंगे या उससे भी कम। और चेतना कक्षा के लोग आपको 1000 में से कोई 1-2 मिलेंगे जो छोटी मोटी खोज करता हो या खोज में अपडेशन करने की क्षमता रखता हो वैसे। तो ये एक रेशियो है।
तो अब इससे पता चलता है कि जो 80-90% लोग हैं वो शरीर केंद्रित है, और शरीर केंद्रित का एक सिस्टम रहता है। जैसे जो मैंने अभ्यास किया है, कि मैंने एजुकेशन मॉडल का जो अभ्यास किया, इसमें मैंने ये देखा कि एक बच्चा जो शरीर केंद्रित है, जो किसानी करना चाहता है, या जिसमें टेंडेंसी है एक मज़दूर बनने की, कि भाई मैं इधर से ईंटें उठाऊंगा, पत्थर यहाँ पे रखूँगा, इसको ऐसे सीमेंट वगैरह को मिक्स करूँगा और ऐसे घर के अंदर कंस्ट्रक्शन में अपनी हेल्प करूँगा, या मैं खेत में जाऊँगा, ऐसे हल जोतूँगा, ऐसे मैं कटाई बुआई करूँगा, ये टाइप की जो फीलिंग्स रहती है उनमें। या कोई पेंटिंग का करता हो कि दीवारों के ऊपर मैं ऐसे पेंट करूँगा वगैरह, इस प्रकार की भावनाएं उनमें लगभग ये 12-15 साल के होते हैं, तब ये कंप्लीट भर जाती है। मतलब इसका ये हुआ कि इसके बाद में वो कुछ नया सीखना जानना नहीं चाहते हैं। वो चाहता है कि वो सीधे खेत में जाए और काम करे, क्योंकि वो फिज़िकल सेंटर्ड है, तो जो पावर है उनकी वो पूरी फिज़िकल में है। तो स्वाभाविक रूप से अब आप ये ऐसा सोचो कि कोई प्रकृति में जैसे कोई एक व्यक्ति को शरीर केंद्रित बनाना हो, तो जैसे मैं ही उसका रचनाकार हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसके शरीर में ज़्यादा पावर डालूँगा और मन के डिपार्टमेंट में कम पावर डालूँगा, कि वो ज़्यादा सोच ही ना पाए। क्योंकि अगर उसके दिमाग के अंदर मैंने आइंस्टाइन का दिमाग डाल दिया, तब तो फिर वो आइंस्टाइन की तरह सोचेगा, फिर वो शरीर का यूज़ ही नहीं करेगा। हाँ, ही विल क्वेश्चन एवरीथिंग, थिंकिंग एवरीथिंग, एनालिसिस करने लगेगा और नया नया खोजने में लगेगा, कैसे कोई भी चीज़ काम करती है या नहीं करती है, इसके ऊपर करती है, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहेंगी। हाँ, तो अब उस वाले दिमाग के अंदर जो है वो ट्रेडिशनली जो काम करना है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मकान बनाने वाले जो मजदूर है, उनके अंदर ये थियरी चलने लगे, तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो कोई एक करेगा, तो दूसरे सारे कोई बोलेगा भाई इधर दीवार बनाओ, इधर बनाओ, ऐसी सब सामान्य। जब सब अपने दिमाग से चलेंगे तो कोई भी काम समान नहीं होगा, वो अजीब सा होगा। और दूसरा इसमें ये भी बात है ना कि वहाँ पे ये जो रिदम चलने वाली थी, जैसे कि इनको पता है कि आज सवेरे से शाम तक ये दीवार बना देनी है, वो कंप्लीट नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि वो तो विचारों में सरक जाएगा। क्योंकि कोई 1 घंटे में करना चाहेगा, कोई 4 घंटे में, कोई शाम तक करना चाहेगा। हाँ, क्योंकि सब अपने दिमाग से सोचेंगे, अपने दिमाग से भी सोचेंगे। और दूसरा कि वहाँ पे जो फिजिकल सेंटर्ड वर्क था वो हटके कोई और दूसरे सेंटर में चला जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इस भौतिक जगत में सभी को फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और क्योंकि मकान के अंदर जितने भी संसाधन है वो सारे बनाने के लिए और फिर इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, इसको गिनने के लिए, ऐसे बहुत सारी फिजिकल लेवल की, साइकोलॉजिकल लेवल की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों की संख्या स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होती है। आज के एजुकेशन के मॉडल में ये गड़बड़ है कि जैसे टीचर है वो ऐसे बैठ के बोलता है कि भाई इसमें से कितने वैज्ञानिक बनेंगे, ये बच्चों में से कितने इंजीनियर बनेंगे, और 4-5 लोग ही हाथ ऊपर करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया आप समझ गए होंगे कि प्रकृति इतने ही प्रोपोर्शन में पैदा करती है। तो 100 में से 80 बच्चे जो है वो स्वाभाविक रूप से अपनी शरीर की सेवा दे सके, उस प्रकार की बिल्ड उनके अंदर होता है। तो बाकी के 10-20 बच्चे हैं वो हाथ ऊंचा करके बोलते हैं कि भाई मैं ये इंजीनियर बनूंगा, वो बोलेगा मैं ये ऐसा डॉक्टर बनूंगा, वो बोलेगा ऐसा पायलट बनूंगा, बस ये सब रहता है। तो फिर टीचर बोलता है कि बस ये 20 ही इंटेलिजेंट है, बाकी तो सारे तो बेवकूफ़ है, कोई काम के नहीं है, फालतू है। जबकि टीचर ये भूल जाते हैं कि भाई आपकी पत्नी को अगर पानी पूरी खानी होती है तो उसको भी कोई ऐसा बंदा चाहिए जो वहाँ पे खड़ा होके और चाट वाला आपको ये चाट पूरी भेल पूरी आपको खिलाए। टीचर को भी अपना घर बनाना होता है, या इंजीनियर को खुद को भी डिज़ाइन हुआ घर अपना बनाना होता है, तो उसको भी इतने मज़दूर चाहिए जो उसकी दीवार खड़ी कर सके और इतना काम करके उसको वो कंस्ट्रक्शन करके दे। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम जो प्रकृति में होना है, जो हमें चाहिए, इसके लिए उस प्रकार की एक प्रपोर्शन में जीव पैदा होते हैं। और कई बार उनके प्रपोर्शन बदल भी जाते हैं, डिपेंड के कल्चर डिपेंड करता है। जैसे कोई देश में ऐसा कल्चर तैयार हो गया कि वहाँ पे अब मज़दूरों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ रही है, टेक्नोलॉजी है, और साइकोलॉजिकल या एजुकेशन के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो फिर वो सारा एक प्रपोर्शन है वो एजुकेशन में लग जाएगा, और धीरे धीरे वो खोजी टाइप का और उस प्रकार का होने लगेगा। तो फिर वो वाले जो देश है वो दूसरे देशों से मज़दूरों को आयात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में लोग बाहर जाके काम करते हैं, इंडिया में ही
रह के दूसरे स्टेट में जाके काम करते थे। हाँ। प्राइम एग्जांपल है बिहार का स्टेट है, उत्तर प्रदेश का स्टेट है। ये मतलब जहाँ पे मजदूर वर्ग ज़्यादा है या किसान वर्ग ज़्यादा है या मध्यम वर्गीय लोगों में जो मतलब एक मिडिल क्लास से भी बिलो करता है, हाँ, वो लोग जाके काम दूसरे करते स्टेट हैं। में काम करते थे। और आज के टाइम पे तो कुछ एजुकेटेड लाइक ग्रेजुएट लोग भी किसी और कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल लेबर के तौर पे दुबई हुआ, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, जहाँ से इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से लोग जाके काम कर रहे हैं। ये आज की रियलिटी में है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि वो देश समृद्ध भी हो जाए तब भी उनको कहीं और से आयात करके भी ये काम तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये फिजिकल एक्टिविटी रन नहीं कर सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये मैं प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 70-80% फिजिकल और शरीर केंद्रित, मतलब शरीर केंद्रित और साइकोलॉजिकल केंद्रित व्यक्तित्व रहते हैं। इसकी वजह से अब हमने जो नगर रचना की जो मैं बात कर रहा हूँ कि अंदाजित ऐसा कुछ नगर रहेगा, वो इसलिए रख रहा हूँ कि ये जो फिजिकल और मनोकेंद्रित जो व्यक्ति रहते हैं, शरीर केंद्रित और मनोकेंद्रित व्यक्ति, इनका मुख्य केंद्र रहता है फैमिली और खुद के लिए विविध प्रकार के भोग अवेलेबल होना। अगर वहाँ पे भोग अवेलेबल है, मतलब उनको जैसा खाना है वैसा खाना मिल रहा है, बढ़िया अलग अलग प्रकार के 15-25 प्रकार के कपड़े मिल रहे हैं, 25-30 प्रकार के अलग अलग व्यंजन मिल रहे हैं और एक अच्छा वाला घर मिल रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो वहाँ पे उनकी जीवन की जो एक परिधि है वो कंप्लीट हो जाती है। इससे ज़्यादा उनको कभी कभार कई बार घूमने या ऐसे करके इच्छा होती है। तो इसलिए जो है हम नगर को अभी यहाँ पे रखेंगे, जिससे ये पता चले कि 70-80% जो जनसंख्या है वो अगर इस मॉडल में, नगरीय मॉडल में, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के जो इंजीनियर लेवल के या विजनरी टाइप के लोग हैं या सोशल टाइप के जो लोग हैं, जो 5-10% है, इनको फिर कैसे इसमें रेगुलेट करेंगे, वो उसमें पूरी व्यवस्था को संभालने वाले लोग होंगे, तो उन लोगों का कैसे काम धाम होगा वो मैं बाद में इसमें रखूँगा। तो एक व्यक्ति, सामान्य एक व्यक्ति, वो अपने जीवन में क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं कितनी मात्रा में होती है। अगर हम इच्छा की बात करें तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हो कि जैसे आपको आपकी बॉडी के अनुरूप, जैसे आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी या एसिडिक होगी, तो उसके अनुरूप कुछ व्यंजन है वो आपको पसंद आते हैं। और व्यंजन की जो पसंदीदा है, मतलब कैसे हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, इसमें भी वो सर्कुलेशन में चलता है। एग्जाम्पल के रूप में आपने अभी ये भोजन का स्वाद लेने के लिए आज आपने पाव भाजी खाई, कल आप पुलाव खाओगे, फिर आप कड़ी चावल खाओगे, फिर इसके बाद में पंजाबी सब्जी खाओगे, पंजाबी सब्जी में भी 4-5 अलग अलग प्रकार की खाओगे। तो ऐसे करते करते 15-20 दिन बाद फिर से आपको पाव भाजी खाने का मन होगा, क्योंकि उससे मन लगा रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। अगर पाव भाजी मैं रोज़ खाने लगूंगा तो पाव भाजी तो फिर मैं कभी नहीं खाना चाहूँगा। हाँ, तो लेकिन ये चेंज होता है, लेकिन चेंज होते होते एक टाइम के बाद में सर्कल में आ जाता है। ऐसे आप कपड़ों का देख लो कि जैसे 15-20 प्रकार के अलग अलग कपड़े आपने ले लिए, तो फिर 15-20 दिन के बाद में आपको फिर से वो वाली शर्ट और पैंट पहनने की इच्छा होगी। इट्स अ साइकिल। तो मतलब ऐसे चेंजिंग है, लेकिन है एक वर्तुल में ये, ओके, है ना। तो इससे हम ये समझ पाएंगे कि वो नगर का कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको फ्लैट भी मिले, भोजन भी मिले, विविध प्रकार के व्यंजन भी मिले, जिससे उनका ये सर्कुलेशन बना रहे। अब रिसोर्स की बात करें तो क्योंकि नई व्यवस्था के अंदर व्यक्ति को पूरा मांग करने का अधिकार है, और मांग में वो क्या करेगा, जैसे मैंने इच्छा की बात कही तो 25-30 प्रकार के व्यंजन, 25-30 प्रकार के जूते कपड़े अलग अलग, फिर बाद में उसको एक चाहिए व्हीकल, गाड़ी वगैरह घूमने के लिए, फ्लैट चाहिए, और उसके अंदर चाहिए उसको फ्रिज, टीवी, मतलब और ये क्या बोलते हैं, अच्छा खासा एसी, बेड नरम सा बढ़िया वाला हो, एकदम गद्दा, सारी चीज़ें, किचन वगैरह हो। लेकिन क्योंकि अब ये रचना में थोड़ा सा बदलाव है। आज की रचना में क्या है कि जो पोषण देने की जिम्मेवारी है वो परिवार उसमें केंद्र है। जैसे मानो एग्जाम्पल के कि एक डॉक्टर का कोई एक बेटा है किसान का, वो डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब उसमें टेंडेंसी है डॉक्टर बनने की।
तो समाज क्या कहेगा कि भाई आपका पिता है किसान, अब वो पढ़ाए तो ये डॉक्टर बनेगा, नहीं पढ़ाए तो डॉक्टर नहीं बनेगा। वो एक परिवार के ऊपर वो निर्भर है, वहाँ पे समाज कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। मतलब बड़े स्तर पे उसके लिए कोई पोषण अवेलेबल नहीं है। सामाजिक संस्थाएं कुछ लोन वगैरह दे देती है, उसकी कैपेसिटी देख के तो कहीं कोई बन जाता है, कहीं कोई नहीं बन पाता। लेकिन अगर मानो वो किसान का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, उसमें वो कैपेसिटी है और वो डॉक्टर नहीं बना, तो हमें ये नुकसान होता है समाज के लेवल पे कि हम एक अच्छा डॉक्टर खो देते हैं और एक अनइंटरेस्टेड किसान को झेलते हैं। और इससे एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे मान लो कोई एक डॉक्टर है जिसका एक बहुत बड़ा बंगला है, हॉस्पिटल है और एक बहुत अच्छा मेडिकल है और उसकी एक दिन की आय 1 लाख रुपया है, और उसके बेटे ने ये इच्छा करी कि भाई मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, है ना, मैं बांसुरी बजाऊंगा बढ़िया वाली। तो अब वहाँ पे क्योंकि आज का इकोनॉमिक्स उस डॉक्टर को भी उस स्थिति में मजबूर कर देता है कि वो अपने बेटे को ये समझाएगा कि बेटा तू बांसुरी बजाएगा, एक तो बेटा है तू मेरा, एक ही एक तो बेटा है, बांसुरी बजाएगा, कहीं जाके बैठेगा, कितनी भी बांसुरी का बजाएगा, कोई तुझे 100-200 रुपये से ज़्यादा देने वाला नहीं है, और वीवीआईपी होने से तो तू रहा। मतलब ऐसा डायरेक्ट सोच लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बांसुरी बजाते हैं। तो वो उनको ऐसा कैलकुलेशन समझा देता है अपने बेटे को कि भाई देखो अभी 1 से 1.5 लाख की आय है एक दिन की, तुझे फर्जी डिग्री भी लेनी है तो किसी और देश से तेरे को दिला दूंगा, लेकिन तू बन डॉक्टर, जिससे कि तू यहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी भी जी सके, सारे सुखों को भोग सके, और वहाँ पे वो डॉक्टर भी अपनी भी सेफ्टी करता है कि भाई हम भी बुढ़ापे में ज़रा सेफ रहे। तो ये इकोनॉमिक्स के चक्कर में, क्योंकि अब परिवार मुख्य है, समाज उसको प्रोसेस कर नहीं रहा है और वो उस प्रकार के विकल्प नहीं देता है, तो इसको मजबूरी में अब वो जैसे डॉक्टर बन गया तो, लेकिन क्योंकि वो समाज में सेवा देने वाला है इसलिए हमें उतना उत्तीर्ण डॉक्टर नहीं मिल पाता और हम एक अच्छे फ्लूट मास्टर को खो देते हैं। तो ये ऐसे करके पूरा बिगड़ा हुआ है, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकेंगे। तो आप नगरीय व्यवस्था ऐसी चाहते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ ऐसा कि जो होना चाहिए, जो डिजर्विंग है, उसे मिलना चाहिए, तो उसमें पूरे नगर और जितने भी उस नगर के सदस्य हैं सब उसकी सहायता करेंगे वो बनने में? नहीं, यहाँ पे नगरीय मॉडल पूरा अलग है। ओके। अब मैं यूएलएम के मॉडल को रखता हूँ यहाँ पे, उसमें केंद्रीकृत व्यवस्था है। जैसे पूरा इंडिया है तो उसके इंडिया के लिए पूरी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट रहेगी, उसमें जितने भी लोग होंगे उनकी प्रोफाइल रहेगी। ओके। वो क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या उनको आता है, और वहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई का एक सिस्टम है। जो लोग भी क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको चाहिए वो सारा सिस्टम आपको दे रही है, मतलब गवर्नमेंट दे रही है, सामने आपको 4 से 5 घंटे अपनी सेवा देनी है, और वो भी आपकी रुचि के आधार पे। तो अब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उसमें हो गया कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है और यहाँ पे 5000 मज़दूरों की ज़रूरत है। तो जैसे ही वो सिस्टम में जाएगी, सामने जो भी लोग मजदूरी करना चाहते हैं वो बेसिकली वहाँ पे लेबर का काम करेंगे, उसके ऊपर फिर मैनेजर होंगे, ये होंगे, वो होंगे, वो पूरी एक पैटर्न में जितने लोग जहाँ पे अपनी सेवा देना चाहते हैं वहाँ पे देंगे, और ये उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। मेरा एक सवाल था जी, जब आप इस वेबसाइट की बात करते हैं और किसी भी तरह के कार्य की बात करते हैं कि वहाँ पे 5000 मजदूरों की ज़रूरत है या 10,000 मजदूरों की ज़रूरत है, किसी फैक्ट्री का सेटअप होना है, तो ये जो मैसेज कन्वे या फिर डिस्प्ले है वो हर आदमी के पास एक्सेसिबल होगा जो उस वेबसाइट पे होगा? मतलब ये आप एक देश का मॉडल बना रहे हैं। हाँ, पूरे देश का बना है, तो लेकिन उसमें भी 4-5 स्टेप है, जैसे नगर, महानगर, इस तरह से है। तो जैसे जिस नगर में ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो इंटरेस्ट ले सकते हैं, और बाहर के लोग आके भी वहाँ पे रह सकते क्षेत्रीय हैं। तौर पर इकोनॉमिकल लेवल पे ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्तिगत रूप से देखेंगे, किसी डिटेल्स नहीं। वहाँ पे व्यक्तिगत आदान प्रदान कोई है ही नहीं। ओके। भाई पैसा ही नहीं है, बैंक ही नहीं है, बैंक नहीं, और बाजार भी नहीं है उसमें, क्योंकि इसमें सीधा ऐसा है कि जो नगरीय मॉडल है इसके बीच में एक मॉल रहेगा, आपको जो भी चाहिए वो ऑर्डर करो या फिर सीधा मॉल से लेके आ जाओ अपने घर पे, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको काम करना है 4 से 5 घंटे, तो वहाँ पे आपके पास वो समय रहेगा कि आप नीचे वॉक करके हुए जाए। हेल्थ के लिए लोग कॉन्शियस होंगे,
तो इनको ये पता रहेगा कि हमें जिम भी जाना है, थोड़ा सा वॉकिंग भी करनी है, साइकिलिंग भी करनी है, वगैरह वगैरह। और वो जो मॉडल है इसमें ऐसा है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट मतलब सहकारी है, वहाँ पे किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आप ऐसा समझ लो कि अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज का सत्यानाश कर रहे हैं। कैसे? हर एक को अपने घर में इंडिविजुअल कार चाहिए, हर एक को अपना इंडिविजुअल घर चाहिए, कार्बन एमिशन, बहुत हाँ, सारी चीजें हैं। घर के आगे बढ़िया वाला एक स्मॉल गार्डन चाहिए, घर की दीवारें एकदम वीआईपी उस तरह की बनी हुई और ऐसे मटेरियल से बनी हुई चाहिए, सेंट्रल एसी घर चाहिए, हाँ, फिर कितनी भी गर्म हवाएं हम हाँ, छोड़ रहे हो। इतना सारा फर्नीचर वगैरह। लेकिन आप इसको ऐसे करके देखो कि आपके घर के आगे आप 10 फीट बाय 20 फीट का एक छोटा सा गार्डन बनाओ और एक बहुत सुंदरता से तैयार किया गया बड़े गार्डन में आप जाओ, आपको इन दोनों में किस में ज़्यादा मजा आएगा? ऑब्वियस बड़े गार्डन में, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, ऑप्शन आपको ज़्यादा रहेंगे, विविध प्रकार की प्रवृत्तियाँ वहाँ पे आप खेल सकते हो, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए क्योंकि अब सिस्टम उस प्रकार की चीज़ें कम दे रही है, इस वजह से जिनके पास पैसा और पावर है वो लोग इस सिस्टम को कवर करना चाहते हैं अपने लिए। और इस वजह से क्या हो गया है कि एक प्रकार की देखा देखी शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया कि इसके पास अपनी पर्सनल कार है और ये अपना सुख आराम से भोग रहा है, तो हमारे पास क्यों नहीं? तो लोग लोन ले लेके ये सब चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। जबकि ओला उबर आने के बाद में लोगों को अकल आ गई कि भाई 4-5 लाख रुपये गड्डी में डाल के, और अगर साधारण सा काम है कि सवेरे यहाँ से 10 किलोमीटर ऑफिस में जाना है और वहाँ से वापस आना है, तब तो फिर ड्राइवर विथ ओला इज़ बेस्ट, कि आप 500 रुपये दे दिए और 10 किलोमीटर जाके अपना काम कर लिया, है ना। ना घर के आगे रखने की झंझट, ना इसके मेंटेनेंस की झंझट, ना इसको चलाने की झंझट, ना इसका कोई रास्ते में टोल नाका वगैरह है तो ये सब कुछ भरने की कोई झंझट। तो अब आप समझो कि जहाँ पे 1000 फैमिली हो, इनमें आज 1000 कार बसाने की होड़ चल रही है, इसकी बजाय अगर वहाँ पे 10 या 15 कार रख दी जाए तो वो आराम से, या 50 कार में ही ये मामला निपट जाएगा। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे एक नगर है, अभी यूएलएम का जो आइडिया है, इसमें जो नगर है इसमें 20 माले के बिल्डिंग रहेंगे, फ्लैट रहेंगे। हर एक फ्लैट के हर एक फ्लोर पे 4-5 मकान होंगे, और मकान मतलब टॉयलेट बाथरूम अटैच, एक रूम रहेगा और एक खंड रहेगा, मतलब बैठक व्यवस्था रहेगी और एक सोने के लिए व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे किचन नहीं है। अभी रिसोर्स कैसे मैनेज होते हैं इसको देखो। जैसे आज 5000 लोग हैं, इनको रहने के लिए 1000 मकान चाहिए। अब आप टेर्नामेंट मकान गिन लो, टेर्नामेंट मकान, टेर्नामेंट माने ज़मीन पे हो और एक माले का ऐसे मकान हो, 3-4 रूम हो और ऐसे। अब हम वो एक मकान के लिए इतनी जगह, जैसे मान लो 150 गज या 100 गज जगह हमने कवर कर ली, तो 150-200 गज हम जगह कवर करते हैं। अब आप एक सोसाइटी की आइडिया लो कि एक विस्तार है जिसके अंदर 1000 मकान है ऐसे टेर्नामेंट। अब उस मकान में एंड तक किसी का मकान होगा तो वहाँ पहुँचने के लिए कितने रोड रास्ते बनाने पड़ेंगे इनको। इसके बाद में इतने मकानों का इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन, इतने मकानों में इंडिविजुअल किचन का कंस्ट्रक्शन, वो किचन के साथ में एक लेडी सवेरे और शाम 2-2 घंटे उसमें काम करेगी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व है। इसके बाद में किचन के अंदर भी अलग से सब सामान, घर के आगे गार्डन, ये वो, अलग से एक वाहन, मतलब कोई भी एक व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर। अभी तो ऐसा हो रखा है कि हर घर में एक 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी है कि कहीं बाहर जाना हो तो जाए। और घर के अंदर एक 4 व्हीलर की जगह अभी तो यह है कि एक 4 व्हीलर और 2-3 2 व्हीलर होते हैं। तो ऐसे करके आप 1000 मकानों का मुआवना करो और इसमें एक आइडिया लगाओ कि इसमें कितने ईंटें और कितनी सीमेंट और कितनी स्पेस जाती है, कितना सरिया लगेगा। अभी इसके इज इक्वल टू आप ऐसा सोचो कि 20 माले की बिल्डिंग है, इसके चारों तरफ सोलर सिस्टम लगी हुई है, मतलब बिजली सोलर सिस्टम से बन रही है। वो जिस दिशा में पूर्व पश्चिम में सूरज जा रहा है, उस दिशा में जैसे ही बिल्डिंग के उस पार्ट होगा वहाँ पे सोलर सिस्टम लगी होगी। 2/3 बिल्डिंग कवर होगी। हाँ,
और ऐसा एक फ्लैट, मतलब उसमें 5, एक फ्लोर पे 5 मकान है, तो ये कम से कम 100 मकान आ गए। 100 मकान में आप 250 लोगों को गिन लो, और ऐसे आप 20 बड़े बड़े फ्लैट गिन लो, मतलब एक सर्कल समझ लो, तो हो गए उसमें अंदाजित 5000 लोग। अब ये 5000 लोगों के मकान का कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें रसोई घर भी नहीं है। अब बीच में कॉमन किचन है, थिएटर है, स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है, ऐसे करके जितनी भी 80% लोग जो सुख सुविधा अच्छी वाली चाहते हैं अपने परिवार के साथ में रहने के लिए, वो सारी व्यवस्था उसमें है। मकान के जो फ्लैट है, इसके नीचे मेट्रो जैसी एक ट्रेन चल रही है। वो ऐसा जो 5000 लोगों का एक सर्कल है, ऐसा दूसरा सर्कल होगा, तीसरा सर्कल होगा, ऐसे करके 10-20 सर्कलों में 1 लाख लोग जो रहते हैं, इनके बीच में मेट्रो ट्रेन चल रही है। मतलब आपको अपने सोसाइटी के ब्लॉक से किसी और ब्लॉक में जाना हो तो आप आराम से उसमें जा सकते हैं। फिर भी वहाँ पे 20-25 कार पड़ी है विथ की, क्योंकि अब चोरी करने का तो कोई सवाल नहीं है, भ्रष्टाचार करने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लेन देन के लिए कोई बीच में मीडियम ही नहीं है। जो सबको चाहिए वो सबको मिल ही रहा है वहाँ पे। जो कम संख्या में जो चीज़ पैदा हो रही होंगी, जैसे बादाम है, काजू है, तो फिर इसका एक कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ आप सिस्टम से मंगवाते हैं वो सिस्टम में कैलकुलेट हो जाती है कि ये भाई साहब ने ये चीज़ें मंगवाई थी। ऐसे पूरी सिस्टम ने जो भी डिमांड करी होगी, वो रियल डिमांड है, वो सिस्टम के पास रहेगी, और इसके 10-20% के वेरिएशन में दूसरे ईयर का टारगेट बन जाएगा, जिससे कि लोगों को मतलब जो चाहिए वो उनको सतत मिलता रहे। और ये जो चाहिए, इसमें भी जंप नहीं आता है कभी। जैसे मान लो कि ये मेरी एसिडिक बॉडी है, तो मुझे जो अल्कलाइन फूड चाहिए, इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे अचानक से जंप आ गया और अब मैं अचानक से नींबू पीने लगा। ऐसे करके बॉडी में कभी जंप नहीं आता है। तो जो हम चाहते हैं उसका एक रेशियो रहता है, और वो रेशियो के हिसाब से जो रियल डिमांड होगी वो वहाँ पे कैलकुलेट होगी और नेक्स्ट ईयर के लिए बनती है। अब वहाँ पे एजुकेशन भी बीच में है, और कम्युनिटी किचन भी वहाँ पे है। अब सोचो कि वहाँ पे 5000 लोगों के लिए जो 1000-1500 फैमिली है, इनकी 1500 महिलाएं भी फ्री हो रखी। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चे को जो पढ़ना हो, जो सीखना हो, उस प्रकार का बिना बर्डन के वो रहेगा। तो जो आज माताओं के ऊपर जो प्रेशर है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर ही बनाना है, ये सब वहाँ पे नहीं रहेगा। अब वहाँ पे हेल्थ सिस्टम भी बीच में है। सेंटर में आप जाओ, नीचे उतरो, और बीच में आपको छोटा सा एक मेडिकल मिल जाएगा तुरंत, कोई भी इशू हो तो। क्योंकि वहाँ पे मानसिक प्रेशर नहीं है। जितने भी रोग पैदा होते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस के कारण 90% रोग पैदा होते हैं। वहाँ पे आदमी हेल्दी रहेगा। फूड क्वालिटी इतनी बेटर है वहाँ पे, सोचो कि ऑर्गेनिक फूड है, कम पैदा होगा लेकिन अच्छा पैदा होगा। कोई कचरा डाल के कोई स्वार्थ या पैसा कमाने का तो वहाँ पे कोई झंझट है नहीं है। 50-100 बीघा के वहाँ से फार्म हाउस होंगे, सीधे 100 बीघा का एक प्लॉट है। वहाँ पे मस्त एयर कंडीशनिंग, वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह रहेंगे, जिससे कि लेबरिंग वर्क जो अपनी सेवा देना चाहते हैं 4 से 5 घंटे, वो किसानों को भी दिक्कत ना हो। वाटर सिस्टम इस तरह से मैनेज है, गटर सिस्टम इस तरह से मैनेज है कि जो भी पानी वहाँ से निकलेगा वो इस प्रकार से उसको सेट किया जाएगा साइंटिफिकली, वो इक्वेशन सारी सेट करके कि मैक्सिमम क्लीन वो नेचुरली ही हो जाए, मतलब उसको साफ़ करने की झंझट ना रहे। और साफ़ करने वाली सिस्टम भी ऐसी रहेगी कि वो ज़्यादातर मैकेनिज्म में है। आपके घर में जैसे हम बेस्ट क्वालिटी का आरओ प्लांट 2-2-2.5 लाख के आरओ प्लांट वाटर आते हैं, ऐसा आपकी पूरी जो 20 माले की बिल्डिंग है इसके ऊपर ही बढ़िया वाला प्लांट लग जाएगा। आपके घर पे बस पानी पीने का नल अलग रहेगा, बस स्टार्ट करो और वो पानी पियो आप, और 4-5 लीटर स्टोरेज कर सके उस तरह का वो एक छोटा सा पोर्ट भी रहेगा वहाँ पे। फ्रिज वगैरह आपके वहाँ पे है अंदर, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सीधी मंगवा के आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी कचरा वहाँ पे पैदा होगा वो सारा प्रॉपरली, क्योंकि अब वेस्ट में जाएगा। हाँ, क्योंकि अब क्या आपके पास 4 से 5 घंटे है, तो आप जो चीज़ जहाँ पे फेंकते हो, डालते हो, आपको ये कॉन्शियसनेस रहेगी। आज तो आदमी बेचारा इतने टॉर्चर में कि उसको थाली में क्या आया है भोजन में, वो तक इसको पता नहीं रहता। दैट इज ट्रू। या और वहाँ पे उतनी स्पेस है, फिजिकल लेवल के लोग के लिए भी वहाँ पे इतनी स्पेस है, कोई 4-5 घंटे में काम करके फिर अपना प्लान कर सकता है कि भाई वो कहाँ जाएगा ऐसा। तो इस तरह से वो फैमिली का एंजॉय ले पाएगा। पैसे वाले कोई मामला है नहीं है, तो भाई अब एक ही नगर में एक ही जगह पे सारे लोग रह के अपना फैमिली को एंजॉय कर सकते हैं। 2-3 सवाल आ रहे थे इस नगरीय मॉडल को सुन के। जी जी।
पहली बात तो अगर हम किसी 20 माले की बिल्डिंग को सोचते हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, घरों में किचन नहीं होंगे लेकिन एक कॉमन किचन होगा जहाँ पे सबका खाना बन रहा है और आप जो खाना चाहते हैं आपको वो मिलेगा मॉल से। अगर ऐसा होता है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर हम बेसिक भी देखें, शुरुआत अगर किसी हिस्से से करें, हम एक दिन में तो पूरे देश को या पूरी दुनिया को कवर नहीं कर सकते। हमें शुरू करना पड़ेगा एक बहुत बेसिक छोटे मॉडल से। तो उस छोटे से मॉडल का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा। तो अभी इसमें ऐसा है क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, लेकिन अभी एक बुक तैयार हो रही है ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर। जैसे हम एक पुराने घर से चेंज होकर नए घर में जाते हैं तो इसका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, संक्रमण समय जिसे बोलते हैं। ओके। तो वो कार्यकाल है, वो उसका एक टाइम होता है। इस तरह से अभी इंडिया में जैसे 40 करोड़ मजदूर है ना, इतने सारे इंजीनियर और सब ह्यूमन रिसोर्स है अपने पास ऑलरेडी। बस कुछ टेक्नोलॉजी, मतलब 4-5 विकल्प हो कोई टेक्नोलॉजी, तो इसमें से कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी चुननी है, इसके लिए विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और अगर जो टेक्नोलॉजी बेस्ट है, इजी वे में हो सकती है, उस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके सीधा काम लेना है। तो ये कार्यकाल है वो तकरीबन 3 से 5 साल का रहेगा, जिसमें ये सिस्टम, पूरी इंडिया की सिस्टम, इस सिस्टम में से नई सिस्टम में स्विच कर देगी। और उसमें लास्ट टाइम पार्लियामेंट रहेगी। वहाँ पे नेगेटिव वोट वाली सिस्टम है कि 24/7 आम जनता में पावर रहेगा। मतलब अब रात को 2 बजे भी उठ के नेगेटिव वोट डाल सकते हो विथ रिव्यू। हाँ, लेकिन क्योंकि उसमें जिन लोगों को एक्चुअल लीडर बनने की इच्छा होगी और जो एक्चुअल अपनी सिस्टम को सेवा देने वाले लोग हैं, वही वहाँ पे जाएंगे। अभी तो क्या हो रखा है कि IAS ऑफिसर आदमी लाल बत्ती के चक्कर में बन जाता है, समाज मेरे को बहुत बड़ा मानेगा, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बन जा रहा है। किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, बोले थोड़ा सा भ्रष्टाचार करके बहुत पैसे वाला बन जाएंगे, इस चक्कर में वो मिनिस्टर और कोई पद पे जाने के लिए प्रोसेस करते हैं और वहाँ पे जाके भ्रष्टाचार करते भी है। बहुत सारे लोगों के आप देखे होंगे कि कांड खुलते हैं बाद में। तो कुल मिला के ये है कि आज जो व्यक्ति है जिसे वो चाहिए वो करने के लिए वो कितने सारे हथकंडे अपनाता है। ओके। वहाँ पे क्या है, ये जो मजदूर को मिल रहा है वही स्पेस आपके लिए भी है। तो सीधी सी बात है कि जो प्राकृतिक रूप से जो मूल में जो उसका बीज होगा, वो व्यक्ति वही बनेगा और पूरा समाज उसको बनाने में सहयोग करेगा। क्योंकि वहाँ पे सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अपनी सेवा दोगे और सामने सिस्टम में से मटेरियल लोगे और रिसाइकल होके जितना बेस्ट हो सके इतना मिनिमम डैमेज के साथ में पैदा होगा। दूसरा कि अब आप ये सोचो कि 200 गज में एक मकान, ऐसे 1000 मकान बनाने हो तो कितना एरिया चाहिए, और यहाँ पे 5000 लोग कितने एरिया में सिमट जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो स्पेस रहेगा वो खेती के लिए और वृक्षारोपण के लिए और प्रकृति को मैनेज करने के लिए रहेगा। इससे हम ये अगर व्यवस्था आ जाती है तो पृथ्वी की जो आयु है, अभी की जो धरती की आयु है, वो भी बढ़ जाएगी और चेतन अच्छे से इसका आनंद ले पाएगा। थॉट आया दिमाग में। अभी हमारे देश की जो आबादी है वो करीब 150 करोड़ के लगभग है। जी। 140 करोड़ प्लस है, लेकिन 150 करोड़ के लगभग है। जी। और जिस हिसाब से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम ये व्यवस्था लाना चाहते हैं, वो इस तरह से समाज में बदलाव चाहते हैं, उस वक्त के आते आते संख्या बढ़ सकेगी। 200 करोड़ हो जाएगी, मानो 200 नहीं, चलो 160 या 170 करोड़ हो जाती है, क्योंकि जब लोग नए पैदा होते हैं तो कुछ मरते भी हैं। तो वो इवन बैलेंस के लिए हम 10 करोड़ या 15 करोड़ प्लस लेके चलते हैं। तो 165 एक राउंड फिगर लेके चलते हैं। 165 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। अगर हम एक दिन में तो बदलाव करेंगे नहीं, ये बदलाव आने में कितना समय लग सकता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर ये समय आ भी जाता है, अब होता है ना कि मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि एक सभ्यता एक युग में चलती है और एक युग का एक समय होता है। मतलब उसका शुरुआत भी एक है और उसका अंत भी कहीं ना कहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम इस सभ्यता में आ जाएंगे तो जिस सभ्यता में हम आज हैं या जिस सोच में हम हैं, तो वो सभ्यता खत्म हो सकती है? जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है कि हम सुखी होना चाहते हैं। तो कलेक्टिवली जितने भी लोग हैं, सभ्यता मतलब बहुत सारे लोगों का एक स्ट्रक्चर, एक रिदम, उनके जीवन जीने की शैली, व्यवहार करने की शैली, आनंद उत्सव मनाने की शैली, उस प्रकार से वो त्यौहार वगैरह हो। और
पर्टिकुलर उनका जीवन शैली, मतलब व्यक्तिगत रूप में कैसा खाएंगे, ऐसा पिएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, ये सारा होता है कल्चर में। तो ये दुनिया में देखा गया है कि खुशी से जब भी मनुष्य जाति को ये लगे कि हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम आज की बदौलत ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी पिछली सभ्यता को छोड़ देते हैं और अगली सभ्यता में आगे बढ़ते हैं। और ये आगे बढ़ने के बाद में बहुत कम चांसेस है कि वो कभी बैक करें, मतलब पिछली व्यवस्था में जाए। जैसे कि आप ये देख पाओगे कि राजाशाही के समय पे जो कल्चर चलता था, जिस तरह से हम रेगुलेट होते थे, लोकशाही आने के बाद में अब कौन राजाशाही में जाना चाहेगा, कौन गुलाम बनना चाहेगा? कोई भी नहीं। हाँ नहीं, मैंने ये बात, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये बात मैंने तभी बोली थी कि जो आपने बताया है, जिस हिसाब से आपने समझाया भी है, बताया भी है, जो आपका विजन आप लेके चल रहे हैं, वो काफ़ी देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत विचार है कि इंसान अपनी इच्छाएं सभी पूरी भी कर पा रहा है, आंतरिक सुख मिल रहा है उसे, हाँ, और किसी को डैमेज किए बिना, और साथ ही साथ हम प्रकृति को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज को अपने खत्म नहीं होने दे रहे, हम अपनी नदियों को साफ कर रहे हैं और हम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। लेकिन उसमें एक लाइक बेसिक ह्यूमन नेचर है ये कि अगर हम किसी से उसके वर्क फंक्शन को छीन लेते हैं टू बी सीन, लेकिन अगर देखा जाए कि अब जब हम व्यवस्था पूरी तरह से बदलते हैं, ठीक है, आप घरों की बात कर रहे हो, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो, हर तरीके से बदला जाएगा, तो हर तरीके नए, हर लाइक सेक्शन में नए तरीके से काम होगा, राइट? उस हिसाब से जब आपने कहा कि औरतों को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और मर्दों के पास एक्स्ट्रा 5 आवर्स होंगे क्योंकि उन्हें वही काम करना रहेगा जो वो करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम हर एक सेक्शन को तो बढ़ा लेंगे, लेकिन हम ज़रूरत जो, मतलब जैसे खेती किसानी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैन पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कभी शायद वो काम कोई करना ना भी चाहे, और कोई अगर आइडियल भी बैठ गया ना 4-5 घंटे, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो 4-5 घंटे में कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हाँ। है ना? और ये चीज़ कोविड के टाइम पे मैंने नोटिस करी है कि लोग एक पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दे, किसी ने जो किया हम वो भी करेंगे, हम भी वो करेंगे। लोग बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जब कोई अच्छी चीज़ देखते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, हमें एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे इसमें आदमी लालच से पहले जुड़ेगा, ना कि किसी बदलाव को लेके जुड़ेगा? ये आपकी सोच है कि आप बदलना चाहते हैं, आप समाज को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जुड़ना चाहेगा ये सारे बेनिफिट्स को देख के जुड़ना चाहेगा? बिल्कुल। तो ये लालच नहीं हुआ? नहीं, ये लालच नहीं है, ये पोषण है। इसको ऐसे करके समझो कि आज हम किसी एक मजदूर से 12-12 घंटा काम करवा रहे हैं, और आपने मजदूरों की हालत झोपड़पट्टी में जाके देखी होगी, बिल्कुल देखिए, कि वो शारीरिक रूप से, क्योंकि उनके पास तो शरीर ही उनकी शक्ति है, अब वो शारीरिक रूप से एकदम निस्तेज हो चुके हैं, ऐसे थके हुए होते हैं, और फिर भी वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा समझो किसी चीज़ को हम निचोड़ रहे हैं। अब उसकी बजाय फ़र्क तो वहाँ पे ये हो रहा है ना कि जो 10-12 घंटे का काम है, अब यहाँ पे 2 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, एक है वो 10-12 घंटा काम कर रहा है, इसकी बजाय पे ये काम हम 4-4 घंटे में तीनों को बांट रहे हैं वहाँ पे, और बल्कि क्योंकि 4 घंटे ही काम कराएंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको पता होगा कि जब क्रांति हुई, यूनियन मतलब मजदूरों की क्रांति हुई, उस समय पहले काम कराया जाता था 12 घंटे, इसके बाद में जब 8 घंटे कराया जाने लगा तो उसमें काम की क्वालिटी की मात्रा बढ़ गई और क्वांटिटी में थोड़ा सा ही फर्क पड़ा। तो ये क्रांति जो हुई, इसके बाद में ये मतलब वैश्विक रूप से कॉन्शियसनेस को लेके ये समझ बढ़ी कि भाई गुलाम को भी एक कैपिंग लिमिट होती है, उस लिमिट में अगर उनसे काम कराते हैं वो सुख रूप से काम करते हैं, तो उन्हें गुलामी महसूस नहीं होती है। हाँ, और लिमिट से बाहर काम करते हैं तब वो टॉर्चर हो जाता है, तब उनकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमने जो एक मतलब ये समझा है कि वो जो काम है वो अंदाजित सबके हिस्से में 4 से 5 घंटे आएगा, और क्योंकि 50 साल के बाद में तो कोई काम नहीं है, फिर भी जो सीनियर सिटीजन है वो भी अपना कुछ ना कुछ योगदान देते रहेंगे। तो जब व्यक्ति 4 घंटे काम करेगा और सुख से अपने फैमिली के साथ में रहेगा, अपने बच्चों को, पत्नी, माँ बाप को समय दे पाएगा, और जो फूड खाना है उसको वो मिलेगा, तो अब आपके अंदर भी आप ये देख सकते हो, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में जो चीज़ों की घट होती है,
अंदर जो चेतन तत्व है वो एक रेगुलर सिस्टम से चल रहा है। जैसे हम फूड लेते हैं तो इसके बाद में हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी अंदर ऑटोमेटिकली वो डाइजेशन होने लगता है। इसके बाद में लहू की जगह पे बन जाता है, चर्बी की जगह पे बन जाती है। ये सारा डिफ्रेंशिएट होकर पूरा एनर्जी लेवल हमारा सेटअप हो जाता है। तो क्या इतना बड़ा तामझाम चलाने के लिए प्रकृति एक फंक्शन नहीं डालेगी कि भाई आपको एग्जैक्टली जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी आपको इच्छा हो बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है कि बायोलॉजिकल लेवल पे तो अंदर से इच्छा हो जाती है कि मुझे लड्डू खाना है, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सिस्टम इसको अलाउ नहीं करती है, इसलिए उसको वो पोषण मिल नहीं पा रहा है। अगर वो पोषण उसको मिल जाता है सटीक तरीके से तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। ओके। और ये पोषण है, ये लालच नहीं है, क्योंकि लालच एक वर्ड है और वो हम किसके लिए रख सकते हैं इसको मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ। जैसे कि पेट की कैपेसिटी है 300 ग्राम भोजन लेने की और आदमी इकट्ठा कर लेता है 3 किलोग्राम। जैसे किसी भोजन समारंभ में गया और इसकी कैपेसिटी है 300 ग्राम खाने की और इसने एक प्लेट में ले लिया 600-800 ग्राम, इतना बड़ा भर लिया पूरा और ला के बैठ गया और अब उसकी कैपेसिटी 300 ग्राम की है तो लेके बाकी का सारा फेंक देना पड़ेगा। तो ये जो 500 ग्राम है ये लालच में आता है, अनकैलकुलेटिवली कलेक्शन जो किया हुआ है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। जब आप समाज की बात करते हैं, एक बिल्डिंग की बात करते हैं और कॉमन कैंटीन की बात करते हैं तो खाना भी उसी में सबको एक जैसे ही मिलेगा, लेकिन उनकी चॉइस का मतलब हर तरीके का खाना होगा। आप क्या खाना चाहते हो, कितना खाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो उसमें ये हिसाब होगा कि सबको एक जितना देना है? नहीं, वो आपकी इंडिविजुअल इच्छा के ऊपर, इंडिविजुअल इच्छा है कि आप जितना जो खाना चाहते हो वो खाएं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ अनलिमिटेड टाइप के रेस्टोरेंट रहते हैं, उसमें 30-40 प्रकार की पकवान बने होते हैं। आप जाओ और आपको जो पसंद आए वो खाओ। ओके। और एक बार आपको आइडिया आ गया कि भाई ये मेरे को ज्यादा पसंद है तो आप दूसरी बार जब जाओगे तब आप वो चीजों को ही ज्यादा खाओगे। और इससे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें ये आइटम ज्यादा बना के रखनी है। ओके। और दूसरा ये है कि अब ये जो मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था कि वो 800 ग्राम ले लेता है, इसका कारण है कुछ। वो कारण ये है कि जैसे जिस व्यक्ति को पोषण नहीं मिला होता है अब क्योंकि वो तो ज़्यादा पोषण लेना चाहता है, तो इसमें एक अनकॉन्शियसली एक एक्ट हो जाता है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि भाई मैं 2 दिन से भूखा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 दिन का एक साथ खा लूँगा। लेकिन ये वृत्ति उसकी कब कंट्रोल में आ जाती है या कब छूट जाती है, जब इसको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि भाई आपको 10 दिन तक सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम मस्त खाना मिलेगा। अगर ये वहाँ पे क्लैरिटी होगी, आप कोई ऐसी जगह पे चले गए जब आपको ये बोल दिया कि भाई 10 दिन हमारी तरफ से मस्त खाना दोपहर सवेरे शाम मिलेगा, तब आप ये एक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि मुझे 10 दिन तक ये खाने को मिलेगा। मानो आप एक अच्छा संगीत का प्रोग्राम है कोई जगह पे और वहाँ पे ऐसे आप देखते हो कि अंदर 200-300 चेयर लगी हुई है और बाहर 600 लोगों की भीड़ है, तो वही कॉन्शियसनेस, वो सुख क्योंकि प्राप्त उसको करना है, इसलिए वो इंडिविजुअली ये सबसे पहले और सबसे धक्का बुक्का लगाएगी और वहाँ पे पहुँचने की वो व्यक्ति कोशिश करेगी। लेकिन वहाँ पे वही 300 चेयर है और यहाँ पे 200 लोग खड़े हैं तो वो धक्का मुक्की नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो शायद अवॉइड भी कर जाएंगे, चलो छोड़ो इन सबको, जाने तो बाद में बैठेंगे। तो कुल मिला के ये मतलब है कि सिस्टम हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर इतना इफेक्ट करती है। इस बेस पे अगर देखें तो अगर वहाँ पे आपको ये सेफ्टी है कि आपको सब कुछ परमानेंट निरंतर मिलता ही रहेगा, तो तब व्यक्ति उतना ही लेगा जितना है। और क्योंकि इसमें अपडेशन भी हो रहा है, अब उस नगरीय मॉडल में एक दूसरी चीज़ है, वो है रेटिंग। जैसे आपने एक मोबाइल लिया सिस्टम से, अब ऐसा तो कोई पागल ही होगा जो हर रोज़ मोबाइल बदले, क्योंकि मोबाइल के डेटा ट्रांसफ़र करने में भी 2-3 घंटे आधा घंटा लग जाता है ना। तो अब क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि क्योंकि मांग पैसों से फ्री है, तो आप क्या मांगोगे, जो बेस्ट होगा वो मांगोगे। मतलब गाड़ी भी नीचे 8-10 रखनी है तो सारी मर्सिडीज ही होंगी, मोबाइल भी रखना है तो अब आप इसमें ये देखो कि आईफोन के मोबाइल का जो वेट है वो 150-200 ग्राम है और नॉर्मल 10,000 रुपये वाला मोबाइल का जो वेट है वो 100 ग्राम है। तो मटेरियल जो यूज़ हो रहा है इसमें तो कोई 100-150 ग्राम से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है वो टेक्नोलॉजी का है। और टेक्नोलॉजी में भी क्योंकि इनकी मोनोपोली, इन्होंने इतने सारा रिसर्च किया वगैरह, इसलिए टेक्नोलॉजी के पैसे वो अपने हिसाब से लेते हैं लोगों के पास।
और क्योंकि लोग मजबूर है वो टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, इसलिए उनको ऊंचे दाम वो देते हैं। वहाँ पे क्या है कि जो लोग वैज्ञानिक प्रकार की प्रकृति के होंगे उनको वो एजुकेशन मिलेगा, और मिलने के बाद में वो वैज्ञानिक टाइप के बनेंगे तो फिर उनकी एक डिमांड होगी कि भाई मुझे ऐसी प्रयोगशाला मिलनी चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। अब हमारे पास लेबर तो है, कंस्ट्रक्शन करके उनको दे देंगे, वो अपने हिसाब से इसको आनंद से आराम से बिना कोई प्रेशर पे खोज करते रहेंगे, और जैसे ही वो खोज अच्छी होगी वो समाज को सौंप देंगे। आप इस प्रणाली को, पूरे ULM फंक्शनिंग को किस स्तर पे देखते हैं? वैश्विक स्तर पे देखते हैं। वैश्विक स्तर पे देखते हैं। और आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आप सोच के चल रहे हैं, कितना समय लगेगा? एक कैलकुलेशन है, जिस तरह से अभी AI टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, शायद 3-4 साल के अंदर हम इसके ऊपर एक अच्छी खासी मूवी भी बना लेंगे। अभी भी AI के मदद से AI टेक्नोलॉजी की मदद से ULM विज़न चैनल के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस हमारे कॉन्सेप्ट के बनने लगे हैं। तो जो लोग आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं, इसके लिए ये भी हो जाएगा। दूसरा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी प्रोजेक्ट आ गए हैं, तो बहुत जल्दी से हम उन सारे वीडियो को इजीली ट्रांसलेट करके हर एक लैंग्वेज में भेजेंगे। बेसिकली पहली बार जो हम AI के मदद से जो मूवी बनाएंगे वो हम ULM के आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। जैसे मान लो कि हम नगरीय मॉडल की मूवी बना ली, तो लोग आराम से उसको देख के समझ पाएंगे कि इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। पार्ट में आएगी वो मूवी पहली बार। और दूसरी चीज़, जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ULM के मॉडल को इस वर्ल्ड में, तो कितना समय देखते हैं आप कि ये इतना समय लगेगा? ये इंडिया में जो अंदाज हमने लगाया है वो 2035 तक का लगाया है। और मतलब आज से विश्व स्तरीय वो डिपेंड करता है कि दूसरे विश्व के लोगों के ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट आती है और वो कब। बिकॉज बेसिकली हम, जैसे कि अगर देखा जाए कि दुनिया में टोटल 195 नेशन है। हाँ, 192 के इतने 193 नेशन या 194 नेशन है। यस। तो ये सारे नेशन में एक नेशन हमारा भी है। कहा जाता है कि हम एक सभ्यता है, वो एक अलग सभ्यता है, हमारे अलग रिचुअल्स हैं, उनके अलग रिचुअल्स हैं। स्पिरिचुअलिटी फॉर्म में बहुत सारे अंतर होते हैं, कई देशों में होते हैं। सिमिलैरिटीज भी बहुत लिमिटेड होती हैं, लेकिन डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं। तो अगर हम अपने आप में अगर हम किसी और चीज़, नई चीज़ को लेके आते हैं, तो हम विभिन्नताओं का देश है, पहली बात तो ये। बहुत सारे देशों में एक ही कल्चर को फॉलो किया जाता है, और हमारे देश में जितने राज्य हैं उतने कल्चर हैं। ओके, तो ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लगता है कि एक आइडियोलॉजी को अलग अलग प्रांत के लोगों को समझाना। नहीं, इसमें ऐसा करके इसको समझ लो कि जैसे आज भी सेंटर से कोई चीज़ रेगुलेट होती है तो वो कैसे सब स्टेट में बट जाती है, बिकॉज तो एक चैनल है वहाँ पे, बिकॉज वी आर अंडर वन गवर्नेंस। ओके, एंड क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हम 750 प्रोविंसेस में थे। उन 750 प्रोविंसेस को जोड़ के एक देश बनाया गया, जिस देश में कई राज्यों को बनाया गया, छोटी छोटी प्रोविंसेस को मिला के सम्मिलित करके कुछ स्टेट बना दिया, कुछ स्टेट बना के एक देश बनाया। और उसके बाद एक गवर्नेंस थी जिसके अंडर हम लोग काम कर रहे थे और चल रहे थे। हम उस गवर्नेंस को मानते हैं, लेकिन जब आप एक आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते हो तब आप एक गवर्नेंस बॉडी नहीं हो। नहीं, लेकिन उसका प्राविधान ऐसा है, उसको लाने का जो प्रोसेस है वो पॉलिटिकल मॉडल है। ओके, जैसे कि इसको अभी हम एज ए ट्रस्ट, इसको ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लोगों के बीच में रख रहे हैं। अब कुछ लोग उस प्रकार के सामाजिक लोग होंगे जो कभी फ्यूचर में इकोनॉमिकली भी मदद करेंगे, और वो ऐसी स्पेस भी रखेंगे कि भाई ये संस्था है, इसको मिलो, ऐसे यहाँ पे कॉलेज में रखो, ऐसे करके ये इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद में जब ये पहुँचते इंडिया के एक अच्छे खासे लेवल पे पहुँच जाए कि जब 50-60% लोगों को आइडिया आ जाएगा कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था है जो हम ला सकते हैं, तो इसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, ग्राफ और डिटेलिंग जो है कि इसको लाने का जो रोड मैप है, इसके साथ में वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी कि भाई हम ये व्यवस्था को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा महान काम होगा। ओके, तो स्वाभाविक रूप से जिनके अंदर थोड़ी सी भी समझ है और जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, वो पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी। और क्योंकि एक एग्जामिनेशन होगा पॉलिटिशियंस का, मतलब यहाँ पे वो रूल्स है
क्योंकि पॉलिटिशियन इसको तभी प्रोसेस कर पाएगा अगर वो जड़ और चेतन को ठीक से समझता है, ओके मतलब सिस्टम को और लोगों को ठीक से समझता है। तो उस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस को लेके और लास्ट टाइम वन टाइम ये 5 साल का ट्रांजिशन पीरियड चलेगा अंडर द गवर्नमेंट। अंडर द गवर्नेंस। मतलब वहाँ पे ना कोई हड़ताल करनी है, ना क्रांति करनी है, ना किसी के साथ में फाइट करनी है, ये सीधा इजीली आ जाएगा। और क्योंकि जो 10% लोग अमीर है अभी, जिनके पास पैसा और पावर है, वो लोगों को हम नीचे उतारने की बात नहीं कर रहे, बल्कि आम जनता 90% है, उसको उस स्थिति में पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि रोशनी थोड़ी कम हो रही है और मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा भी नहीं। जी जी। मेरा एक सवाल था जो थोड़ा सा मेजर था, वो ये कि जब आपका जो विजन है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जनजाति को लेके, समाज को लेके बात नहीं कर रहे हो, आप पूरे विश्व की बात कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो कि आपका सिर्फ देश बदले, आपके लोग ने सिर्फ आपके लोग ना बदले, आप चाहते हो कि इस प्लेनेट के लिए काम कर रहे हो ओवरऑल। द विजन इज़ वेरी गुड एंड द आइडियोलॉजी इज़ ऑल्सो कमेंडेबल, नो डाउट। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकलिटी? आप जो कहते हैं ना कि आप ज़मीनी स्तर पे रह के सबसे पहला काम कौन सा करने वाले हो? जी, यूएलएम ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन स्ट्रक्चर है, उसको फैलाने का जो मेन काम वो ये है कि ये जो आइडिया बनाई है, जो कॉन्सेप्ट बनाया है, पहले तो इसके बारे में लोगों को जानकारी हो। तो पहले हम अलग अलग मंच से, जैसे मान लो वो सामाजिक मंच हो कोई, या फिर कोई शैक्षणिक मंच हो, मतलब कॉलेज वगैरह एजुकेशन टाइप का, कोई विजनरी टाइप का मंच हो जहाँ पे कोई खोजें होती है और किस किस प्रकार की सिस्टम को लेके डिस्कशन होती है, इस प्रकार का मंच। यूट्यूब चैनल, मतलब सोशल मीडिया वाला मंच, व्हाट्सअप और वगैरह, इंस्टाग्राम सब आ गया। इन सब मंच से पहले तो इस बात को प्रैक्टिकली अभी लोगों के बीच में रख रहे हैं। इसके बाद में जो सेकंड स्टार्ट होगा पॉइंट, वो ये होगा कि लोग प्रशिक्षण के लिए इच्छा रखेंगे कि भाई हमने अलग अलग यूट्यूब वीडियो से जितना समझना था समझा, लेकिन इंडिविजुअली बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, हम रूबरू भी मिलना चाहते हैं, और ख़ास करके फिलोसॉफी के मैटर में, स्वप्नावस्था में कैसे काम किया जाए, किस प्रकार से हम अंदर उतर सकते हैं और अंदर की प्रोसेसिंग में बदलाव ला सकते हैं या खोज कर सकते हैं। इस प्रकार के जो खोजी टाइप के लोग होंगे, इनके लिए सेमिनार अटेंड किए जाएंगे। और इसके साथ में क्वेश्चन बैंक करके हम एक प्रोजेक्ट अभी बना रहे हैं, जबकि वो मेरे पास बहुत समय से वो मैंने प्लान किया था, लेकिन अभी तक वो एप्लीकेशन उस तरह की बन नहीं पाई है, वो फ्यूचर में बन जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट रखने के बाद में आम लोगों के जो सवाल पैदा होते हैं कि भाई हमें इस प्रकार की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे साथ में ऐसा होगा, ये अधिकार रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसे जो भी इंडिविजुअल जिनके सवाल है वो लगभग कॉमन रहते हैं। तो वो जितने भी सवाल है, जैसे 500-600 सवाल है, वो सारे क्वेश्चन के साथ में इसकी ऑडियो डाली जाएगी। ओके। और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आप नया क्वेश्चन अगर इसमें से हो, जैसे आप गूगल में टाइप करते हो तो 2-4 वर्डिंग लिखते हो तो इसके रिलेटेड नीचे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह से वो 500 क्वेश्चन में से नीचे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन से हटके आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो एप्लीकेशन में चला जाएगा और इसका आंसर बना के हम फिर से एप्लीकेशन में दे देंगे और आपको इंडिविजुअली भी भेज देंगे। ओके। ऐसे करते करते जितने भी लोग इस आइडिया को रिलेटेड क्वेश्चनिंग उठ रही है उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इस बेस पे ये चलने के बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें से विजनरी लोग आएंगे जो बोलेंगे कि भाई नगरीय मॉडल बनाना है तो चलो हम लोग आर्किटेक्चर टाइप के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, तो हम लोग एक बना के एक मॉडल बना के डालते हैं। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इसमें लोग अपना योगदान देना शुरू करेंगे। ओके। और ये सब धरातल पे चलेगा, ये 8-10 साल 12 साल तक ये चलेगा और उस तक फिर धीरे धीरे लोगों में ये बात पहुंच जाएगी कि भाई कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आज को हम जितना खींच तनाव से जी रहे हैं इससे बहुत इजीली हम सारे सुखी हो सकते हैं। तो इस बेस पे फिर ये लोग इसको लाने की इच्छा रखेंगे। इसके बाद में फिर ये ट्रांजिशन पीरियड और पॉलिटिकल मॉडल में बदलाव। ओके। ऐसा करके यार 2 सवाल और है मेरे। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। क्योंकि अंधेरा हो गया तो कोई बात नहीं है, वो तो लोग सुन लेंगे। लोग तो सुन लेंगे हमारी बात। क्योंकि जब आप किसी बारे में बताते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। ऐसा नहीं कि जब आप बताते हो तो वो पिक्चराइजेशन भी मेरे दिमाग में रहता है। हाँ। लेकिन एक ही चीज़ नहीं है जिस पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं और आपको ये भी पता होगा कि
कई बार हम किसी अच्छी चीज़ का भी विरोध कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता वो हमारे लिए अच्छी है। बिल्कुल। ये फैक्ट है और ये होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ था कभी। ये आज के टाइम में भी होता है कि हम सरकारों से भी कई बार सवाल कर लेते हैं, ठीक है, और हम नहीं समझ पाते कि हम बहकावे में आ जाते हैं कि ये गलत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। और इतनी भोली जनता है हमारे देश की और दुनिया में कई भोले लोग हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए भले के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन वो खुद ही अपोज कर गए। तो ऑरोविल सोसाइटी के बारे में आपको पता होगा? जी जी, अवश्य पता होगा। पांडुचेरी, हाँ। हाँ जी, क्या सोचते हैं आप उस बारे में? देखो, ऑरोविल में ऐसा है कि वैसे तो वो अंदर अंदर एक्सचेंज करके ही बहुत अच्छा वो रोल प्ले कर रहे हैं और वो उसको चला रहे हैं। और ज़्यादातर जो व्यक्ति जाता है वो वहाँ पे एक प्रकृति का आनंद ले सकता है और उसको जो इच्छा हो उस प्रकार का काम करके वो वहाँ पे रह सकता है। लेकिन उस मॉडल में और इस मॉडल में बहुत बड़ा फ़र्क ये है क्योंकि ऑरोविल भी एक प्रकार से जो प्राकृतिक संस्था होती है, जैसे कोई आश्रम है हिमालय में बना हुआ, उस प्रकार का आश्रम जो व्यवस्था दे सकता है कि अच्छा खाना पीना, स्वच्छ वातावरण, बस उतना ही दे सकता है। जबकि जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के लेवल पे चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए बहुत सारे मटेरियल के लिए, विविध प्रकार के भोजन, और ये सब अगर भोजन करना हो विविध प्रकार के कपड़े चाहिए या विविध प्रकार के मटेरियल जो हम अभी यूज़ करते हैं, घड़ी हो या मोबाइल हो, इस प्रकार के। तो इन सब चीज़ों का सुख अगर किसी को लेना हो तो ये इतने छोटे केंद्र में हो नहीं सकता, वो बड़ी मात्रा में हो सकता है। दूसरा कि ऑरोविल सोसाइटी अभी भी आज के इकोनॉमिकल मॉडल से चलती है। अंदर अंदर वो जितना एक्सचेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी बाहर से लाना पड़ता है वो उनको पे करके ही लाना पड़ता है। ओके। तो इस वजह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये है कि सिस्टम का जो प्रेशर है इससे हटके आप शांति उसमें पा सकते हो। ओके। और दूसरा ये था कि जब हम पूरे समाज को और देश को और फिर दुनिया को बदलने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इससे रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे असर पड़ेगा लोगों के? जी जी, नहीं लगता मुझे। एक्चुअली क्या है कि आज जितने भी रिलीजियस है और जितने भी स्पिरिचुअल संप्रदाय है या संस्थाएं है, ये अल्टीमेट ये बात ही लोगों को कर रही है कि हम आपको सुखी करना चाहते हैं। आप दुखी हो और आप अगर यहाँ पे आके ये करोगे, वो करोगे, ध्यान करोगे, पूजा करोगे, तो इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप में अपडेशन आएगा। और ये बात भी कुछ हद तक सही है। एग्जाम्पल के रूप में आप किसी एक तनाव के स्ट्रक्चर में जी रहे हो और वहाँ पे छोड़ के आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे आपको कोई कमांड नहीं कर रहा है। ओके। अच्छा खाना मिल रहा है, प्राकृतिक हवा है, शुद्ध पानी है, और वहाँ पे आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। बिल्कुल। आपको मन को शांति मिलेगी क्योंकि अब कोई कमांड करने वाला, टॉर्चर करने वाला है नहीं है। और मन का ये गुण है कि कुछ समय के बाद में वो अपने आप जो अनवांटेड चीज़ें होती है वो डिलीट हो जाती है। ये सेल्फ प्रोसेसिंग रहती है हमारी। जितनी जीव को सुखी करने के लिए नीडफुल रहेगी सिर्फ उतनी ही मेमोरी में रहेगा, बाकी का अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप अपनी जो सिस्टम है जहाँ पे आप दुख भोग रहे हो वहाँ से हट के ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको शांति मिलती है, लेकिन ये टेम्पररी है। जैसे आप वहाँ के उठ के फिर से अपने सिस्टम में आते हो, फिर से वो सारे इफेक्ट और प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि आप सिस्टम को बदलो। और ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो हम कर रहे हैं इससे काफ़ी रिलीजियस लेवल के लोगों को भी ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि परमानेंट अगर शांति चाहिए तो हमें इस सिस्टम में आना पड़ेगा। आपने जो 2035 की बात करी है वो एक मॉड्यूल को लेकर करी है कि हम एक सेटअप कर लेंगे जिसमें हम सरकारों को पहुंचाएंगे अपनी बात, अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाएंगे और ग्राउंड रियलिटी पे काम करना शुरू कर देंगे कि हाँ, लोग प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि हम कुछ कर रहे हैं, हम समाज को बदलना चाहते हैं। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या वो फंडामेंटल राइट होंगी लोगों के पास जो आज है? बिकॉज जब आप एक उसमें होते हैं, एक सोसाइटी में होते हैं या फिर एक कहा जाए कि किसी अब कैसे समझाऊं मैं वो जो कहना चाह रहा हूँ कि आप जब किसी चीज़ में बंधे होते हैं, आप एक नियम या कानून में होते हैं, तो आपको वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है क्योंकि बेसिकली आप सुख प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, चाहे वो सांसारिक हो, आंतरिक हो, भौतिक हो, आपको सभी सुख प्राप्त हो रहे हैं। तो उससे कहीं ये तो नहीं होता है कि हम भूल ही जाएं कि ये हम सच में चाहते हैं या नहीं? ठीक है, ये सवाल आएगा लोगों के मन में। जी जी। अब देखो, इसमें ऐसा होता है कि स्वाभाविक रूप से अल्टीमेट ये प्रोसेस अंदर बनी रहती है
कि आपको जिस भी क्षण आपको जो इच्छा हुई, अगर वो मिल जाता है तो आपको वो जहाँ से मिल रही है उस सोर्स के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठता है। बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इससे वो मतलब नहीं कि वो कहाँ से आया। जैसे मैंने कल बताया था कि भाई बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि बल्ब है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था, अरे थॉमस अल्वा एडिसन ने खोजा था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो बल्ब का यूज़ कर रहे हैं ना। इस तरह से सिस्टम चेंज करना और बड़े स्तर पे इसमें क्या क्या बदलाव लाना वो विजनरी लोगों का काम है। आम जनता को तो सिर्फ इतना मतलब है कि उनको वो जो सेवा देनी है वो सेवा इजीली दे सके और जो चीज़ें उनको चाहिए सिस्टम से वो उनको इजीली मिल सके। अगर इतना क्लैरिफिकेशन इनके स्तर पे आ जाता है तब वो थम्स अप करेंगे। दूसरा एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊं, जैसा आप अपने जीवन में भी देख सकते हो, और क्योंकि ये मूल स्ट्रक्चर में है इसलिए कि हमारे अंदर ये स्ट्रक्चर है कि हम मैक्सिमम जितना अच्छे से रह सके अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बचा के रखते हैं, है ना, किसी भी कंडीशन में। तो ये रेगुलरली ठीक से चल सके, इसके लिए जो सिस्टम की इफेक्ट है इससे बचने के लिए हमारे जीवन में हम दो लोगों को रखते हैं। ओके। जैसे एक हमसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, कि कहीं पर भी हम कंफ्यूज हो जाए कि हम राइट की तरफ जाना है कि लेफ्ट की तरफ जाना है, तो वो हमारा साथ दे, तो वो हमें गाइड कर दे। और दूसरा एक इकोनॉमिक्स या कहो पावर जिसके पास हो उस तरह का व्यक्ति, कि अगर हम कभी कमज़ोर पड़े तो वो हमारी सहायता करे। ठीक है ना। और वो जो व्यक्ति जो आपके लिए गाइड बन रहा है उसके जीवन में भी ये दो व्यक्ति होंगे, उसके ऊपर वाले के जीवन में भी दो व्यक्ति होंगे। बिल्कुल होंगे। तो ये सीरीज चलते 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 टॉप लेवल पे जो धनवान है, जिसके पास पैसा है, या जो पॉलिटिशियन है जिनके पास पावर है, और जो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके पास आइडिया है, इन तक आके रुक जाती है। तो अब इसमें ऐसा होगा कि जब ये बात फैलेगी तो फैलते फैलते कुछ लेवल पे ये जब प्रोसेस करने लगेगी, नीचे से ऊपर जाती जाएगी और वहां रीच आउट कर जाएगी जहां आपको पहुंचना है। हाँ, क्योंकि वो लोग उनको पूछेंगे, वो बोलेंगे भाई ठीक है मामला। एक सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में चाहूंगा आपसे जी। जब ये सोसाइटी डेवलप होगी, ओके, जब ये व्यवस्था होगी समाज में, संसार में, तब स्पिरिचुअलिटी भी होगी, रिलीजन भी होगा, लेकिन ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होगी, आई गेस। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसका आंसर मैं हाँ ना में दे नहीं सकता। हाँ। तो ना, ह्यूमैनिटी ऊपर नहीं रहेगी। देखो, ह्यूमैनिटी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है इसको देखें। जैसे दान दक्षिणा की कब जरूरत पड़ती है? अगर सामने कोई गरीब है तो उसको दान करने के लिए हमें ह्यूमैनिटी चाहिए। अगर कोई वीक है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें ह्यूमैनिटी चाहिए। जब कोई वीक ही नहीं है तो वहाँ पे सपोर्ट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारा पिक्चर जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जस्टिफाइड। या जैसे ये मैंने एक्चुअली आपसे पूछा इसलिए था कि मैं देखना चाहता था कि आप इसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन को अगर आप नीचे रख लेते हैं या स्पिरिचुअलिटी को, लोगों की भावनाओं को आप कर देते हैं कि मानवता सर्वधर्म है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि आप हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा गड़बड़ ये हो जाता है, इसको ऐसे करके देखें कि एक आदमी है, वो अभी मजबूर है पैसा इकट्ठा करने के लिए, हर एक व्यक्ति, तो 20 रुपये की चीज को वो 200 में बेचता है। अब सामने वाले खरीदते हैं। अब वो पैसा इकट्ठा करके और फिर बाद में 2-5% वो डोनेशन के लिए निकलता है, और वहां पे वो ये फील कराता है कि भाई मैं दानी हूँ। समझ रहे हैं ना, मतलब समझ रहे। बहुत मजा आया आपसे बात करके।